नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप प्राइम न्यूज और हाजिर हूं उत्तराखंड के तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए इस वक्त की उत्तराखंड प्राइम के इस बुलेटिन में। उस बीच आपको एक बड़ी खबर से रूबरू कराते, बीजेपी ने अपने केंद्रीय पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी है। इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की नई टीम के लिए राष्ट्रीय उपाध्यक्षों और महामंत्रियों के नाम का ऐलान किया गया है। इसमें राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को भी अहम जिम्मेदारी दी गई है। इसी के साथ राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और सौदान सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय, अरुण सिंह और तरुण चुग को महामंत्री बनाया गया है। नरेश बंसल को राष्ट्रीय स्तर पर नड्डा की टीम में जगह मिलने पर खुशी की लहर है। मधु भट्ट ने इसको लेकर कहा कि नरेश बंसल ने हमेशा से ही संगठन को मजबूती दी है और इसी के चलते उन्हें बड़ी जिम्मेदारी केंद्र ने दी है। तो देखिए, तमाम राज्यों से महत्वपूर्ण और बड़े नेताओं को नड्डा ने अपनी टीम में शामिल किया है और नड्डा की नई टीम उत्तराखंड से नरेश बंसल को जगह मिली है। नरेश बंसल अब संगठन की मजबूती के लिए काम करेंगे और देहरादून यानी कि उत्तराखंड से शामिल हुए एकमात्र नेता फिलहाल वो। हालांकि कई और लोग पहले से इस टीम में शामिल है नड्डा के, लेकिन नरेश बंसल को राज्यसभा सांसद है, उनको जेपी नड्डा ने अपनी टीम में रखा है। एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें भी दी जा रही है। देखिए, निश्चित रूप से माननीय नरेश बंसल जी हमारे पूरे संगठन के हमेशा से उन्होंने यहाँ की जो उत्तराखंड की जो संगठन को है उसको मजबूती दी है। साथ में वो अब केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जो उसको राष्ट्रीय जो संगठन में उनको जगह मिली है, निश्चित रूप से उत्तराखंड में इससे बहुत ही खुशी है और हम धन्यवाद देते हैं शीर्ष नेतृत्व का, अपने संगठन का, कि उन्होंने इतने वरिष्ठ नेता को अपने जो उसमें सम्मिलित किया। निश्चित आने वाले समय में बिल्कुल इससे उत्तराखंड को भी लाभ मिलेगा। तो नड्डा की नई टीम का इंतजार किया जा रहा था कि आखिर जेपी नड्डा अपनी क्या नई टीम बनाएंगे या फिर पुरानी टीम के साथ ही लोकसभा चुनाव में जाएंगे, लेकिन अब नई टीम का ऐलान उन्होंने कर दिया यहां पर और उनकी टीम में उत्तराखंड से नरेश बंसल को जिम्मेदारी मिली है। कई महत्वपूर्ण नाम उनकी टीम में शामिल हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्रियों को इसमें विशेष तौर पर रखा गया टीम में, चाहे वो झारखंड से रघुवर दास हो जाए या छत्तीसगढ़ से रमन सिंह हो जाए या फिर राजस्थान से वसुंधरा राजे हो जाए। इन लोगों को विशेष तौर पर इसमें शामिल किया क्योंकि इनके पास सरकार चलाने और संगठन चलाने दोनों का अनुभव इन लोगों के पास है। लिहाजा ऐसे में नड्डा अनुभवी नेताओं की टीम अपने साथ रखना चाहते हैं जिनके पास अनुभव है, अच्छा खासा अनुभव है और ऐसा अनुभव है कि न सिर्फ संगठन बल्कि सरकार ये चला चुके हैं। तो ऐसे में नरेश बंसल राज्यसभा सांसद ये उत्तराखंड से नड्डा की टीम में शामिल किए गए हैं। जेपी नड्डा की टीम में उन्हें जगह मिली, लिहाजा उत्तराखंड में भी खुशी की लहर है। और पवन दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए। पवन, देखिए, उत्तराखंड से नरेश बंसल को शामिल किया गया है। हालांकि नड्डा की नई टीम अब तो घोषित हो चुकी, लेकिन उससे पहले तक लग रहा था कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी पुरानी टीम के साथ ही लोकसभा चुनाव में जाएंगे, लेकिन आखिर में अब ऐलान हो गया है। तो नरेश बंसल को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बिल्कुल पंकज, जिस तरह से ये कयास लगाए जा रहे थे कि केंद्रीय जो बीजेपी का केंद्रीय संगठन है, जो बीजेपी का राष्ट्रीय संगठन है, उसमें कुछ फेरबदल की उम्मीदें जताई जा रही थी। यही वजह है कि काफी लंबे समय से इसका इंतजार भी था और उत्तराखंड को भी नई जगह मिलने की उम्मीद भी थी कि जेपी नड्डा की टीम में उत्तराखंड को भी प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। नरेश बंसल को ये मौका मिला है। नरेश बंसल के अगर राजनीतिक करियर की बात करें तो काफी लंबे समय से वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे। उससे पहले वो जो आरएसएस से भी जुड़े रहे, संघ जो उसके काफी बड़े कई पदों पर वो रहे। ज्यादातर वो प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी उन्होंने निभाई है। काफी लंबे समय तक वो प्रदेश महामंत्री रहे। प्रदेश महामंत्री संगठन की भी जिम्मेदारी निभाई है और कार्यवाहक पिछले जब 2019 के लोकसभा चुनाव में वो कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष की भी भूमिका में रहे हैं।
वर्तमान में वो राज्यसभा के सांसद हैं और लंबा सांगठनिक जो अनुभव उनका है उसको देखते हुए उनको जेपी नड्डा की जो टीम में सह कोषाध्यक्ष, राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे कहीं न कहीं उत्तराखंड के संगठन को भी, बीजेपी संगठन को भी मजबूती मिलेगी और इससे काफी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें खुशी की लहर भी है। बिल्कुल। अच्छा पवन, क्या नड्डा की टीम फाइनल है या फिर आने वाले दिनों में कुछ और लोग भी उत्तराखंड से उनकी टीम में आ सकते हैं, या फिर इसको फाइनल माना जाए? राष्ट्रीय कार्यकारिणी की टीम तो चली होगी, क्या विस्तार उसको मिल सकता है? और क्या किसी पुराने को ड्रॉप भी किया है नड्डा ने अपनी टीम से, उत्तराखंड के किसी नेता को? अभी फिलहाल ऐसा कोई अभी ऐसी सूचना नहीं है, लेकिन जेपी नड्डा की जो भी लिस्ट अभी जारी हुई है जिसमें उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और महामंत्री, जो 8 राष्ट्रीय महामंत्री हैं उनको पुनः जगह भी मिली है। तमाम लोगों को पुराने चेहरे हैं उनको जगह मिली है और उसके साथ ही कुछ नए चेहरों को भी उसमें जगह दी गई है। लेकिन अभी भी जो प्रदेश के प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं, उनका अभी भी परिवर्तन होना संभव है और उसमें माना जा रहा है कि उत्तराखंड को अभी और भी मौका मिल सकता है। जैसे कि उसमें जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान में लोकसभा सांसद हैं रमेश पोखरियाल निशंक हैं, या फिर तीरथ सिंह रावत है, या फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इनको किसी न किसी प्रदेश की कमान भी सौंपी जा सकती है चुनाव के दृष्टिगत। बिल्कुल बिल्कुल पवन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े, आप जानकारी आपने दी। तो जाहिर सी बात है सरकार भी चलाने का अनुभव इन लोगों के पास में है और संगठन का भी, तो ऐसे में इनका अनुभव भी लिया जा सकता है। लेकिन फिलहाल अभी टीम में नरेश बंसल को मौका मिला है, नड्डा की नई टीम में वो शामिल हुए। नड्डा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नरेश बंसल इस वक्त शामिल हुए, तो बड़ी जिम्मेदारी मिली, अहम जिम्मेदारी मिली और लंबे समय तक संगठन का कामकाज उन्होंने देखा है और इसलिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ऐसे लोगों को विशेष तौर पर जगह दी जाती है। कोटद्वार से खबर है, बाघों की संख्या को लेकर आज राज्यवार आंकड़े जारी हो रहे हैं। उत्तराखंड में बाघों के मामले में स्थिति में सुधार आ सकता है। इस बार बाघों की संख्या का आंकड़ा पहुंच सकता है 500 के पार। पिछली बार बाघों के मामले में तीसरे स्थान पर था उत्तराखंड, इस बार पायदान में एक स्थान ऊपर पहुंच सकता है उत्तराखंड। 2018 में बाघों की गणना में मध्य प्रदेश था पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल को माना जाता है, लेकिन तीसरे स्थान पर उत्तराखंड आ सकता है। एक बड़ा सुधार ही हो सकता है, बाघों की संख्या का आंकड़ा पहुंच सकता है 500 के पार यदि गिनती का जो है रिकॉर्ड सामने आता है। तो पायदान में एक स्थान ऊपर पहुंच सकता है उत्तराखंड। देखिए आज दरअसल बाघ दिवस है, आज विश्व बाघ दिवस है और इस मौके पर हम इस बार ये जरूर कह सकते हैं कि हमने पहले के हालातों को हमने बदल दिया है। भारत ने खास तौर पे एक वक्त था आज से 10-12 साल पहले जब 14 से 11 बाघ ही बचे थे, लेकिन आज की तारीख में ये दोगुने हो गए। तो भारत सरकार के लगातार कोशिशों के बाद ये स्थिति सुधरी है, लिहाजा उत्तराखंड में भी स्थिति सुधरी है और इसलिए बाघों की स्थिति में सुधार आने की वजह से उत्तराखंड जो है वो एक पायदान ऊपर पहुंच सकता है और यहाँ पर आंकड़ा 500 के पार हो सकता है। सोचिए अगर 3000 के लगभग या 3000 के आसपास जो है बाघों की संख्या देश में इस वक्त है और उसमें से अकेले 500 के आसपास उत्तराखंड में होने का अनुमान है। हरिद्वार जनपद के अलग अलग क्षेत्रों में हुई बारिश से आम जनमानस का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। इस बारिश की वजह से हरिद्वार जिले की कई सड़कें और पुलों को भी क्षति पहुंची थी। आज जिलाधिकारी ने आनेकी के पास निर्मित हो रहे वैली ब्रिज का निरीक्षण किया, जहां से पुल डैमेज हुआ था। उस जगह पर वैली ब्रिज का निर्माण कार्य के बारे में जाना। जिलाधिकारी ने बताया कि बरसात के कारण ये पुल डैमेज हुआ था, लगभग 45 मीटर के करीब उसमें हम वैली ब्रिज लगा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वैली ब्रिज लगाया जा रहा है जो आगामी 10 अगस्त तक बनकर तैयार हो जाएगा और फिर इस पुल पर यातायात सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। उन्होंने इस मौके पर अधिकारियों से जनपद के अन्य पुलों और सड़कों के संबंध में भी विस्तार से जानकारी ली। इस मौके पर एसडीएम श्री पूरन सिंह राणा, अधिशासी अभियंता सुरेश तोमर, आपदा प्रबंधन अधिकारी मीरा रावत समेत संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे। बरसात में जो पुल डैमेज हुआ था लगभग 45 मीटर करीब,
तो उसमें वैली ब्रिज हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पे। तो ये 10 तारीख तक, 10 अगस्त तक ये कास्ट कर देंगे, तो उसके बाद यातायात सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। तो देखिए, बारिश की वजह से जो हालात खराब हुए थे उसके बाद से एक बार फिर से पुनर्निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसी कड़ी में आप देखें, यहाँ पर वैली ब्रिज का निर्माण कराया जा रहा है, उसका ठीक किया जा रहा है, क्योंकि इनके बगैर रास्ता जो है पूरी तरीके से कट जाता है। बस छोटी सी ये दूरी होती है, लेकिन अगर ये दूरी अगर पार्टी नहीं जाती है तो फिर लोग दुनिया से कट जाते हैं। मतलब अलग अलग, ऐसे लगता है अलग दुनिया में रह रहे हैं, वरना काफ़ी मुश्किलों से खाई से नीचे उतर के वापस से पहाड़ पर वापस आना पड़ता है। लिहाजा उस खाई को पाटने की कोशिश होती है वैली ब्रिज बनाकर, और ऐसे पुलों के निर्माण, तो यहाँ पे इसे 10 अगस्त तक पूरा करने के लिए कहा गया है। निरीक्षण के दौरान एसडीएम और कई अधिकारी मौजूद थे। इन्होंने बताया यहाँ पर कि तेजी से काम चल रहा है और उम्मीद की जा रही कि 10 अगस्त तक ये बन भी जाएगा, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर लगभग कंप्लीट हो चुका है। बस इसमें जो पायदान होगा, यानी कि या फिर आप ये कह लें कि जो इसका बेस होगा, बेस पर बस प्लेट लगाने का काम रह जाएगा। दोनों साइड के गार्डर बनकर तैयार हैं। तो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर होता है एक पुल का, वो तैयार कर लिया गया है। अब इसे पाटा जाएगा। और सतीश गुजराल हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए। सतीश, वाकई में पहाड़ी क्षेत्रों में तो हमेशा हम देखते हैं कि जब भी मौसम बिगड़ता है या हालात ख़राब होते हैं तो जो पहला जो चोट पड़ती है वो सड़कों पर या पुलों पर ही पड़ती है। हमेशा हमने देखा है कुदरत की मार जो पड़ती है। अब लेकिन यही कोशिश यहाँ पर हो रही है कि ये वैली ब्रिज बनकर तैयार हो जाए। तो क्या लग क्या रहा है, कब तक ये 10 अगस्त तक का जो लक्ष्य तय किया गया, क्या बन जाएगा तब तक, या फिर अभी थोड़ा वक्त लग सकता और भी? आप बिल्कुल, अधिकारियों का कहना, और डीएम साहब ने खुद ही जाके वहाँ निरीक्षण किया, साथ में एसडीएम भी थे और बिजली के अधिकारी वो भी थे, आपदा प्रबंधन अधिकारी, सभी अधिकारियों ने निरीक्षण करने के बाद ये बताया था, मीडिया को भी बताया था कि ये 10 अगस्त तक तैयार हो जाएगा। हो भी सकता है 10 अगस्त तक तैयार हो जाए, क्योंकि वो छोटा सा हिस्सा है, ज्यादा बड़ा है नहीं, 45 मीटर के लगभग का हिस्सा है, और वो तैयार हो जाएगा। उसके बाद ही वो गांव के जो जुड़ना है, गांव के काफी गांव आगे जाके वो आगे बिहारीगढ़ तक, यूपी तक वो रोड जाती है। तो वो एकमात्र रास्ता था शॉर्टकट जाने का सहारनपुर या किसी को, तो वो चालू हो जाएगा। तो अभी इस पुल के नहीं होने की वजह से क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, और उसको लेकर कोई वैकल्पिक व्यवस्था क्या प्रशासन की ओर से की गई है कुछ? अभी तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं। लोग अपने रिस्क पे ही नदी में से गाड़ी निकालते हैं, लेकिन वो भी फंस जाती है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। तो इसलिए गाड़ियों का तो आना जाना बिल्कुल ही बंद सा ही है, बल्कि ये साइकिल हो गई, स्कूटर हो गई, ये लोग अपना उसी तरीके से जा रहे हैं, या पैदल ज्यादा अधिकतर जा रहे हैं, लोग आर पार जा पा रहे हैं। जी शुक्रिया सतीश, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी यहाँ पर। तो 10 अगस्त तक वैली ब्रिज को तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, और फिलहाल जो स्ट्रक्चर है वो लगभग तैयार है। और देहरादून में आज से एक बार फिर से अगले 3 दिनों तक बारिश को लेकर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग ने 29 जुलाई से 1 अगस्त तक के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। चमोली, बागेश्वर और उत्तरकाशी में भारी बारिश के आसार यहां पर हैं। तो देखिए, एक बार फिर से कई जिलों में, उत्तराखंड के कई जिलों में आज से अगले 3 दिनों तक भारी बारिश के आसार यहां पर जताए गए, पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जारी किया है। हालांकि येलो अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन फिर भी पहाड़ों में जब बारिश होती है, चाहे वो धीमी हो या बहुत तेज हो, तो हालात खराब हो ही जाते हैं यहां पर। तो इसलिए अलर्ट यहां पर मौसम विभाग ने जारी कर दिया है, और जिला प्रशासन भी इन तमाम जिलों में जो है वो तैयारी में जुटा हुआ है, और ताकि किसी भी तरह की कोई समस्या हो। और इस वक्त हम आपको सीधे ले चलते हैं रामनगर, जहां पर वैश्विक व्याघ्र दिवस यानी कि वर्ल्ड
बाघ दिवस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए कार्यक्रम में शामिल होने के लिए क्या कुछ कह रहे हैं वो हम आपको सुनवा रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड में वन्य जीवों एवं वनों का संरक्षण हमारी संस्कृति एवं दैनिक जीवन का अभिन्न अंग है। यह वह भूमि है जहां गौरा देवी के नेतृत्व में हमारी मातृशक्ति ने चिपको आंदोलन चलाकर वन संरक्षण का संदेश सारी दुनिया के सामने रखा था और इसकी 50वीं वर्षगांठ भी हम मना रहे हैं। एक पर्यावरण प्रेमी एवं लेखक व दार्शनिक के रूप में जिस स्थान पर आज ये कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं, विश्वविख्यात कॉर्बेट के जीवन की शुरुआत उस समय के परिप्रेक्ष्य में एक शिकारी के रूप में इस क्षेत्र से जुड़ी हुई है और मुझे यह भी बताया गया है कि उनके द्वारा जो ये पुस्तक लिखी गई है उनमें से एक पुस्तक माई इंडिया आपको उपलब्ध कराई जाएगी या यह बोध कराएगी कि कॉर्बेट का यहाँ के लोगों के प्रति किस प्रकार का स्नेह व सम्मान था। यहाँ से थोड़ी दूर पर जिस स्थान पर एक कार्यक्रम हो रहा है, इससे थोड़ी दूर पर काला ढूंगी में एक उनका पुराना घर है जिसे एक संग्रहालय के रूप में दिया गया है। यदि मैं आप सब लोगों से अनुरोध करता हूं, जो भी लोग यहाँ पधारे हैं, यदि आपको समय मिले तो आप वहाँ अवश्य जाइए। एशियाई महाद्वीप के पहले राष्ट्रीय उद्यान के रूप में 1936 में स्थापित कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान निरंतर संरक्षण के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज से 50 वर्ष पूर्व 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भी यहीं से हुई, जिसकी गिनती विश्व के सफलतम संरक्षण कार्यक्रमों में होना निश्चित रूप से हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हमारे प्रदेश के अंदर लगभग 14.8% संरक्षित भूभाग में 6 राष्ट्रीय उद्यान, 7 वन्यजीव विहार एवं 4 संरक्षण आरक्षित घोषित हैं। यह राष्ट्रीय अनुपात के लगभग 5.27% से लगभग 3 गुना अधिक है, जो पुनः संरक्षण के प्रति हमारे प्रदेशवासियों के संकल्प का भी प्रतीक है। बाघ संरक्षण में उत्तराखंड का शानदार रिकॉर्ड हमेशा से रहा है। राज्य स्थापना के उपरांत वर्ष 2016 में 148 बाघों की संख्या वर्ष 2018 तक बढ़कर 442 अर्थात लगभग 2.5 गुना हो गई, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। इसके अलावा आज ग्लोबल टाइगर डे की जो परिकल्पना वर्ष 2022 तक बाघों की संख्या में दुगनी वृद्धि करने की थी, उस लक्ष्य को भी 2.5 गुना हमने 2018 में ही प्राप्त कर लिया है। अभी जारी किए गए आंकड़ों में उत्तराखंड में इस संख्या में और भी वृद्धि हुई है, जो हमारे लिए अत्यंत ही हर्ष का विषय है। इस उपलब्धि के लिए मैं संपूर्ण प्रदेशवासियों को, हमारे वन विभाग के अधिकारियों को, कर्मचारियों को तथा बाघ संरक्षण से जुड़े हुए सभी व्यक्तियों को एवं जो हमारी अनेकों संस्थाएं आज इस वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करती हैं, उन सभी को मैं आज के इस अवसर पर बहुत बधाई भी देना चाहूँगा। विगत कई वर्षों से कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भारत के 53 टाइगर रिजर्व में से एक अकेला टाइगर रिजर्व है, जिसमें बाघों की संख्या 250 से भी अधिक है। आज इस महत्वपूर्ण बाघ संरक्षण कार्यक्रम के अवसर पर मैं आपका ध्यान कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो बिंदु है उनकी ओर भी ले जाना चाहता हूं। हम सब के प्रेरणा स्रोत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कुछ समय पूर्व अमृत काल का जो टाइगर विजन है वो देश को समर्पित किया है और उनके इस विजन में बाघ को स्थानीय समुदाय की आजीविका एवं सतत विकास का प्रतीक चिन्ह माना गया है। इसे पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य का संकेतक मानते हुए ग्लोबल स्तर पर जैव विविधता संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन निवारक के मानक के रूप में भी देखा गया है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस दूरदृष्टि एवं सकारात्मक सोच को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी लोग कृत संकल्पित हैं। इसके लिए हमारे राज्य के अंदर अनेकों प्रयास
लगातार आगे बढ़ाए जा रहे हैं। हमारे युवा राज्य को भारत सरकार से, मैं आदरणीय अश्विनी जी से और मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि भारत सरकार से और भी अधिक हमको आपका संरक्षण, समर्थन और सहयोग की आवश्यकता होगी। हालांकि उत्तराखंड कहने को छोटा राज्य है, परंतु पर्वतराज हिमालय सहित गंगा एवं यमुना जैसी जीवनदायिनी नदियों का एक उद्गम स्थल भी यही है। राज्य के 71% भूभाग को वनों के रूप में चिन्हित किया गया है। ऐसे में यहाँ के पर्यावरण को बचाना, जंगलों एवं बागों जैसे वन्य जीवों का संरक्षण करना केवल उत्तराखंड के लिए ही नहीं अपितु वैश्विक स्तर पर यह सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। संरक्षण का लाभ तो व्यापक होता ही है, जिसके पर्यावरणीय लाभ इस राज्य को ही नहीं अपितु पूरे देश एवं निकटवर्ती भूभाग को भी प्राप्त होते हैं। उत्तराखंड में 2 टाइगर रिजर्व हैं, लेकिन बाघों की एक बहुत बड़ी संख्या इनके बाहर भी अन्य प्रभागों के अंतर्गत भी पाई जाती है। इन क्षेत्रों में संरक्षण को और अधिक मजबूत करने के लिए हमें भारत सरकार से आपके और अधिक उदार सहयोग की भी अपेक्षा है। स्थानीय समुदाय का वन एवं वन्यजीव संरक्षण से जुड़ाव बढ़े, इसके लिए इको पर्यटन, इन समुदायों की आजीविका निश्चित रूप से सुनिश्चित करनी होगी। इसमें नए पर्यटक जोन स्थापित करना, नए ट्रैक रूट स्थापित करना, पक्षी अवलोकन को बढ़ावा देना, होम स्टे के माध्यम से स्थानीय उद्यम को प्रोत्साहित करना जैसे अभिनव प्रयास किए जाने हैं। मुझे लगता है कि हमारे जैसे वन्य बाहुल्य एवं हिमालयी राज्यों के लिए पृथक से इन विषयों पर उदारवादी एवं सकारात्मक नीतियों की भी आवश्यकता है। हिमालय जैसे राज्यों के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में जो नीति आयोग की बैठक हुई थी, उस बैठक में भी पृथक रूप से मैंने हमारे जैसे हिमालयी राज्यों के लिए अलग से विकास की नीति वन्य संरक्षण के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में बनाने की आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इकोलॉजी और इकोनॉमी को साथ लेकर चलने का जो आह्वान किया है, इस सोच को आगे तक ले जाना है। संरक्षण की सफलता का एक दूसरा पक्ष मानव वन्यजीव संघर्ष के रूप में भी हमारे सामने आता है। हमारी सरकार इसके निवारण के लिए भी कृत संकल्पित है तथा हमने इसके लिए एक सकारात्मक एवं ठोस प्रयास भी हमने इसमें किए हैं। निश्चित रूप से बीच बीच में जिस प्रकार से आज मैं देखता हूं कि बाघों की संख्या में उत्तराखंड देश में सबसे आगे रहा है। इसके लिए टाइगर संरक्षण और सुरक्षा में लगे हुए सभी निदेशक, वन कर्मचारी सभी बधाई के पात्र हैं और हमें आप सभी पर गर्व भी है। इसकी बड़ी वजह यह है कि आप हमारे जंगल, बाघों के संरक्षण और सुरक्षा में देश में सबसे बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ हमारे सामने चुनौतियां भी हैं। यह हमारी सामूहिक चिंता का विषय भी है कि इसके लिए हमें जहां तो ग्लोबल टाइगर डे, वैश्विक व्याघ्र दिवस के मौके पर सीएम धामी रामनगर पहुंचे हुए थे और यहीं पर है जिम कॉर्बेट पार्क भी। तो यहां पर उन्होंने बताया कि कैसे उत्तराखंड ने बाघ संरक्षण की दिशा में बहुत काम किया है और उन्होंने कहा कि हम और अच्छा काम कर सकते हैं यदि हमें केंद्र सरकार से और राहत मिले। फिलहाल उत्तराखंड प्राइम के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला प्राइम न्यूज पे लगातार जारी है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।